पार्ट में आप सभी का स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने मैम की जर्नी डिस्कस की थी। इस बार हम बात करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी मैम की और आप क्या क्या कर सकते हैं ताकि आप खुद को स्ट्रांगली तरीके से प्रेजेंट कर सकें। मैम आपका स्वागत है दूसरे एपिसोड में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए कौन से विषय चुने थे, उस विषय को पढ़ने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी। अगर मैं पूछ पाऊँ, जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो आपके दिन कैसे दिखते थे। आपने पहले बताया है कि आप रात में जाके पढ़ा करती थी, लेकिन अगर मैं स्ट्रैटेजी के वाइज बात करूँ कि आप स्ट्रक्चर कैसे किया था अपने कोर्सेज को, अपने पूरे सिलेबस को कैसे डिवाइड किया था, दिन में कैसे पढ़ते थे और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम्स को। जैसा कि हम सबको पता है कि सिविल सर्विसेज और जो यूपीएससी जो एग्जाम लेती है सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन के लिए, वो इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट ही माना जाता है। एंड अभी आज के हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो मोर देन 10 लाख एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करते हैं और सिलेक्शन होता है फ्यू हंड्रेड्स में। तो वी डेफिनेटली जज द लेवल ऑफ कंपटीशन और जो डाइवर्स बैकग्राउंड से डाइवर्स टैलेंटेड एस्पिरेंट्स आते हैं। तो आई थिंक एक ये बात तो जो कोई भी एस्पिरेंट जो इसकी तैयारी कर रहा है उसको सबसे पहले तो ये माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम इजी नहीं है और इसके अंदर आपके हार्डवर्क के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है ये, है ना। तो इसमें आपको अपना संयम, अपना पेशेंस बनाए रखना है और अपना फोकस नहीं खोना है। तो अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे मेरे से, क्योंकि मैं कुछ एस्पिरेंट्स को भी मेंटर करती आई हूं पिछले कुछ सालों से, तो पूरे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मेंस का पार्ट। क्योंकि प्रीलिम्स का पार्ट होता है क्वालिफाइंग और इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू आप तभी दे पाओगे जब आप मेंस क्लियर करते हो। तो जो हमारा फाइनल स्कोर होता है उसमें प्रीलिम्स का स्कोर ऐड नहीं होता, आपका मेंस एंड इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो ऐड होते हैं। तो इसको देखते हुए जो आपके मेंस के जो मार्क्स हैं, जो कि एक रिटन है, सब्जेक्टिव रिटन है एग्जामिनेशन, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसमें आज के दिन, जैसे जब मैंने दिया था तब से लेके आज में थोड़ा फर्क भी है। मेरे टाइम में एक्चुअली दो ऑप्शनल होते थे, एक ऑप्शनल होता था प्रीलिम्स में और दो ऑप्शनल होते थे मेंस में। तो मेरा प्रीलिम्स में ऑप्शनल था कॉमर्स एंड मेंस में मेरे दो ऑप्शनल थे, कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आज अब जो रिवाइज हुआ है सिस्टम, उसके अंदर एस्पिरेंट को एक ही ऑप्शनल लेना होता है। प्रीलिम्स में कोई ऑप्शनल नहीं है, प्रीलिम्स इज सी सेट जिसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, लेकिन मेंस में ऑप्शनल लेना होता है जिसके दो पेपर होते हैं। पेपर दो दो पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। तो मेरे टाइम में था कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। और अगर हम अभी की बात करें तो अब जैसे एक ही एस्पिरेंट को एक सब्जेक्ट लेना है जिसके दो पेपर आएंगे। तो वो जो सब्जेक्ट है वो आपका वो भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपने ग्रेजुएशन की है, क्योंकि उसमें जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करते हैं तो डेफिनेटली आपका कंफर्ट लेवल उसमें होता है, यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स ईजियर। क्योंकि जो हमारा मेंस का जो हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में जो कंटेंट है उसमें बेसिकली 7 पेपर है। पेपर 1 होता है एसए का, पेपर 2 होता है हिस्ट्री और आई थिंक हेरिटेज ज्योग्राफी, पेपर 3 रहता है जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। पेपर 4 है टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 5 है एथिक्स और एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी। पेपर 6 और 7 होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। और इसके अलावा दो पेपर ऐसे होते हैं जो कि क्वालिफाइंग होता है, एक इंग्लिश है और एक कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज। उन दोनों पेपर के हमारे मार्क्स कहीं काउंट नहीं होते, बट यू हैव टू क्वालिफाई दोज बोथ द पेपर्स। तो इस तरीके से ये जो 7 हैं, इन 7 में ही मेजर पार्ट तो हो गया हमारा जनरल स्टडीज का, एक पेपर हो गया एसए का और 2 पेपर हो गए हमारे सब्जेक्ट के जो हमारे ऑप्शनल होंगे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंस के लिए पहले भी वही था और अभी भी वही है कि हमारा मेंस में हमें जो चीज पता है उसको हम अच्छे से लिखें। सो व्हाट यू राइट यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड यू हैव टू एक्सप्रेस इट वेरी इफेक्टिवली, तभी आपके मेंस में नंबर कम आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपके रिपीटेड रिविजन्स होनी चाहिए एंड इफ पॉसिबल ट्राई एंड हैव योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस।
अगर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा, ये फॉर श्योर है, क्योंकि ये बात मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी फील किया कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, मैंने जैसे पहले अपने सेशन में बताया कि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, मैंने मेंस लिखा, बट मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया। और सेकेंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो मुझे अपनी कमियां पता लग गई थी। तो कमी एक सबसे इम्पोर्टेंट मेरी कमी यही रही थी कि शायद मैं समझ नहीं पाई कि आंसर राइटिंग का महत्व क्या है, प्लस टाइम भी कंस्ट्रेंट था। और मेरे को जनरल स्टडीज पे ज़्यादा काम करना था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से मेरी पढ़ाई हुई थी, 11-12 से मैंने कॉमर्स लिया हुआ था। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि आपको आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है, रिपीटेड रिवीजन पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ में अगर आपको हैबिट है अपने नोट्स बनाने की, तो वो भी आप कोशिश कर सकते हो टू मेक योर ओन नोट्स। अब वो ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे कोई एक बुक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आप तैयार कर रहे हो, उसमें कोई एक बुक पढ़ रहे हो, तो उस बुक को पूरा पूरा आपको कहीं रेप्लिकेट करना है, ऐसे नहीं है। जैसे मैं अपनी अगर अपनी शेयर करूं, तो मैं जैसे कोई चैप्टर पढ़ती हूँ, आज भी अगर मैं कोई अगर हायर स्टडीज, मैंने अभी LLM के एग्जाम्स दिए हैं, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ उसी पे या तो कोई स्लिप्स लगा लूँ, या उसके साथ में अपना हैंड रिटन कुछ लिख के, कोई छोटा सा पेपर पे लिख के उसमें स्टेपल कर दूं उस पेपर के उस चैप्टर के ऊपर, ताकि जब मैं रिवाइज कर रही हूँ तो मुझे पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। मेरे जो खुद के नोट्स हैं, जो मैंने खुद लिखे हैं, समझ के लिखे हैं, इससे एक फायदा ये भी होता है कि आप खुद वही चीज लिखोगे जो आपको समझ में आई है, और खुद का हाथ का लिखा हुआ डेफिनेटली आपके माइंड में ज्यादा जल्दी रजिस्टर होता है, रादर देन व्हाट इज रिटन इन ऑल दोज स्टडी मटेरियल। तो मेंस के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यूपीएससी की सिलेक्शन में मेंस का रोल है, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं आज के दिन में, आई थिंक 250 into 7 उसमें है, ताकि 1750 नंबर का मेंस के जो मार्क्स हैं वो ऐड होते हैं, प्लस पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स हैं वो ऐड होते हैं, ग्रैंड टोटल बनता है इन दोनों से। तो आपको आंसर राइटिंग, रिपीटेड रिवीजन, ओन नोट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में भी ध्यान देना है। हमारे टाइम में एक ऐसे लिखना होता था, अब 2 ऐसे आते हैं, और अब के जो ऐसे आते हैं उसके टॉपिक्स भी, मतलब बिकॉज यूपीएससी की ब्यूटी ही यही है, इस एग्जाम की ब्यूटी ही ये है कि हर बार कुछ नया, यू कांट प्रिडिक्ट एक्चुअली, है ना। तो यू कांट प्रिडिक्ट, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू हैंडल द वर्स्ट विच कैन अकर, है ना। जो आपको जो सबसे टफ लग रहा है, आ सकता है, उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी जाननी है, समझनी है कि हम यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर बनने के लिए मेंस के एग्जाम की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यू डू नॉट हैव टू बिकम अ रिसर्च स्कॉलर, यू डू नॉट हैव टू डू एनी पीएचडी ऑन एनी सब्जेक्ट। आपकी नॉलेज उतनी होनी चाहिए जितनी आपको पेपर में अच्छे नंबर दिलाने के लिए आवश्यक है। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। कई जगह में ये बोला जाता है, नहीं उसके अंदर गहनता से उसमें अंदर जाइए और उसको डीपली एनालाइज कीजिए, बट टाइम किसके पास है? यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ना, यू डोंट हैव टाइम टू इन्वेस्ट ऑन सो मेनी टॉपिक्स। तो आपको समय का भी सदुपयोग करना है, उतना लगाना है एक सब्जेक्ट पे जिसको लगा के आपको लगता है कि आप एक्सप्रेस कर पाओगे, चाहे वो क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाए, चाहे वो 20 मार्क्स में पूछा जाए। You should have some keywords so that you can elaborate and express yourself. So I think that is very important as far as mains is concerned. और मेंस के साथ साथ आपने जैसे मेरी स्ट्रैटेजी पूछी, तो मुझे लगता है कि यू हैव टू डिवाइड योर टाइम अवेलेबल। तो जैसे जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो मैं तो अगर प्रीलिम्स से, अगर मेरे को प्रीलिम्स अगले साल देना है, तो मैं जनरली एस्पिरेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको सपोज जून 23 में प्रीलिम्स देना है, तो अब तो ऑलरेडी हम लोग दिसंबर में हैं, तो अगर सपोज मैं बात करती हूँ जून 24 में प्रीलिम्स देना है, तो उस जून 24 से 1 साल पहले कम से कम आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो 1 साल पहले मतलब कि अगले साल के मई जून से आपको जून 24 की एग्जाम देने की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और शुरू के 5-6 महीने आपको कंबाइंड स्टडी करनी है। उस कंबाइंड स्टडी में आप पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए, जिसमें आप प्रीलिम्स या मेंस उसको भूल के यू जस्ट कवर द सब्जेक्ट, यू कवर द टॉपिक्स, एंड देन वो जो 5 से 6 महीने में आपकी फाउंडेशन लेंग हो गई, उसके बाद में यू कम एंड इन्वेस्ट योर टाइम इन द मेंस। तब आप स्पेसिफिकली मेंस के लिए काम करो, और फिर जब मेंस आप दे दोगे
जब आपको प्रीलिम्स आपने सपोज जून 24 में देना है, तो आपने शुरुआत जैसे मई 2023 से आपने पढ़ाई शुरू करी, तो मई से लेके आपने दिसंबर तक मान लीजिए आपने अपने सब्जेक्ट्स को पूरा तैयार करना है, आपको कोचिंग लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, ग्रुप ज्वाइन करना है, घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल लेना है। उसको कोशिश कीजिए कि आपका एक बार वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर मेंस, यू इन्वेस्ट 2 to 3 months फॉर मेंस। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेंस की और प्रीलिम्स की ओरिएंटेशन अलग है। प्रीलिम्स इज टोटली ऑब्जेक्टिव, मेंस इज टोटली सब्जेक्टिव। प्रीलिम्स में यू शुड नॉट अटेम्प्ट इफ यू आर नॉट श्योर, क्योंकि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि मेंस में आपको जितना आता है आप लिखिए, क्योंकि मेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, और आपके लिए एक एक मार्क भी इम्पोर्टेंट है। जब हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है तो रैंक में ऊपर नीचे एक एक नंबर से होते हैं, और उस एक एक नंबर से सर्विस पे चेंज आता है, उस एक एक नंबर से आपके कार्डर पे चेंज आता है ना। तो यू कांट टेक दैट मच ऑफ रिस्क इन लीविंग एनीथिंग एज फार एज द मेंस इज कंसर्न्ड। तो ये 2 से 3 महीने आपने मेंस में इन्वेस्ट किया, और फिर जब आपको जून में प्रीलिम्स देना है, सो 2 से 3 महीने उससे पहले शिफ्ट टू योर एंटायर प्रीलिम्स मोड, जिसमें प्रीलिम्स के लिए आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के तरीके से आप काम करेंगे। कि कुछ क्वेश्चन तो आपको शॉर्ट पता ही लग जाएंगे कि कैसे उसका क्या आंसर है। कुछ क्वेश्चन है जो आप एलिमिनेशन से अटेम्प्ट करोगे, कि इसके 4 ऑप्शन है तो ये बी और डी तो हो नहीं सकते, ए या सी में से कोई लग रहा है, तो बेस्ड ऑन योर हंच, इंट्यूशन, या आपका जो पढ़ाई का जो सिक्स्थ सेंथ काम करता है, उससे आप अटेम्प्ट करोगे। तो दिस मेक्स दिस 1 year साइकिल कंप्लीट। और फिर जब प्रीलिम्स आपका दे दोगे, जब टाइम कम रहता है, यू हैव नो ऑप्शन देन टू कंसंट्रेट ऑन योर मेंस प्रिपरेशन विदाउट थिंकिंग कि पता नहीं प्रीलिम्स होगा या नहीं। ठीक है, प्रीलिम्स नहीं भी हो रहा है तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप दे रहे हो तो सेकंड तो देना ही चाहिए, क्योंकि आपने इतना टाइम लगाया है। आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट तो एवरीबडी शुड अपीयर इफ वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन बिकमिंग सिविल सर्वेंट। तो वो जो टाइम मिलेगा, ऑफ कोर्स आपको कुछ टाइम में ये पता लग जाएगा, क्योंकि मार्केट में कीज आ जाती हैं कि इस बार ये, और आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, लाइकली कट ऑफ क्या है, तो एक आइडिया लग जाता है। बट डू नॉट इन्वेस्ट टू मच ऑफ टाइम ऑन दैट, रादर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। और फिर जब जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, उसके बाद तो इमीडिएटली हार्डली 2 महीने मिलते हैं आपको मेंस के लिखने के लिए। देन solely and purely concentrate on your mains. Then when you appear for your mains examination, take a little break. उसको ब्रेक लेने के बाद में आप इंटरव्यू की तैयारी करो, और थोड़ा बहुत जो है जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज के ऊपर भी ध्यान रखना है, ताकि अगर आपको ये लगता है कि आपका इस वाले अटेम्प्ट में फॉर एग्जाम्पल नहीं हो रहा है, और अगर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, अगर आपके माइंड में है कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, तो प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन को लेते हुए भी जो मेंस के बाद आपने जो टाइम आपको मिलेगा बिफोर यू अपियर फॉर द इंटरव्यू, उसको यूटिलाइज आई थिंक करना चाहिए। तो ये था बेसिकली मेरी तरफ से कि मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें। और मेरे हिसाब से इस एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलता है। अगर कोई कैंडिडेट ये समझे कि हमने ये पढ़ के कुंजी पढ़ के हमारा हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, नहीं होगा। यू हैव टू गिव टाइम, बिकॉज इसमें सिलेबस इतना वास्ट है। और आप ये देखिए ना कि इतना कंपटीशन है, रूरल बैकग्राउंड का बच्चा, अर्बन बैकग्राउंड का बच्चा, हर तरीके के एस्पिरेंट, कोई डॉक्टर्स भी अपियर होते हैं, कोई ह्यूमैनिटीज के ग्रेजुएट्स भी अपियर होते हैं, कॉमर्स प्रोफेशनल्स भी अपियर होते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, एंड दिस एग्जाम ब्रिंग्स पैरिटी अक्रॉस ऑल प्रोफेशंस, है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि अपना हार्डवर्क वेरी सिस्टमैटिकली डिवाइड योर टाइम अवेलेबल। जो टाइम मंथ है उनको मंथ में फिर वीक्स में बदलिए, वीक्स को फिर आवर में लेके जाइए, डेज में लेके जाइए। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, एंड डिवाइड द टाइम अवेलेबल इन द डे ऑल्सो, कि आपको आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है, 1 घंटा मैगजीन पढ़ना है, कुछ जीएस रिवाइज करना है, कुछ सब्जेक्ट रिवाइज करना है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। तो आंसर लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए जब आप आंसर लिखते हैं? जब स्टेप्स की बात करो, क्या हमें कैसे फोकस करना चाहिए आंसर्स लिखने में? आई थिंक आंसर राइटिंग शुड बी, वही जो मैंने बात बोली कि प्रैक्टिस से ही आएगा। एंड उसमें क्या है कि कोई भी टॉपिक है उसमें हमें उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको कवर करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि पिछले 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर एस्पिरेंट्स देखें, और पिछले 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर को अपने आप
अपने घर पे या जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, एज पर देयर कन्वीनियंस दे शुड ट्राई एंड सॉल्व दोस क्वेश्चन पेपर। और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट भी अगर वो कोई ज्वाइन कर पाए, अगर वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आज के दिन में ऑनलाइन भी अवेलेबल है, या आप कोई ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स के पास कोई होंगे, या सबसे इजीएस्ट है कि लास्ट के सॉरी लास्ट के 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए। आपको अपने आप आइडिया होगा कि व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स which the UPSC is asking, and then because now what they have done is that probably they are giving the sheet also. हमारे टाइम में वो वैसा शीट नहीं होता था, अब जो है ना वो शीट होता है जिससे आप एक्सीड नहीं कर सकते हो। एक्सीड करते हो तो आई थिंक, आई मीन दे गिव सप्लीमेंट्री, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि यू हैव टू अप्रोक्सीमेटली आई थिंक राइट 2800 to 3000 वर्ड्स और 3200 वर्ड्स, उतना एवरेज आपका आएगा। तो एक तो आपका ये है कि स्पीड भी आपकी मैच होनी चाहिए, दूसरा ये है कि आप जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस ना करें। तो ये तभी आएगा जब आप रिवीजन करोगे, ये तभी आएगा। यू कैन ऑल्सो यूज सम डायग्राम, यू कैन ऑल्सो यूज सम फ्लो चार्ट टू मेक देम इफेक्टिव। आंसर राइटिंग में अंडरलाइनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उस क्वेश्चन में उसको अंडरलाइन कीजिए। आप जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी में लिखें, आप उसको पॉइंट वाइज भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये तो बहुत एक हर एस्पिरेंट के अपने आप एक तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट वॉट एवर यू नो एंड वॉट एवर इज रेलिवेंट शुड बी कवर्ड इन योर आंसर। दैट कहा कि यूपीएससी के प्रिपरेशंस में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, 2 साल मिनिमम मान के चलना चाहिए अगर प्रिपरेशंस करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट तो आपको करना चाहिए, आप सीरियस है। यूपीएससी के इस प्रिपरेशन के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, आपको प्रेशर फील होता है, आपको लगता है आपसे नहीं होगा। उस स्टेट पे आपको क्या करना चाहिए, आपके क्या सजेशंस होंगे, कैसे बाहर निकलना चाहिए और कैसे खुद को मोटिवेट करना चाहिए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम अगर निराश हो, हम अगर डीमोटिवेटेड हो तो हम नॉर्मलाइज कैसे होंगे। सो इट इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट टू नो योर ओन सेल्फ एटलीस्ट। पूरा ये तो फिलोसफिकल बात है कि आप खुद को जानिए, खुद को समझिए, बट फॉर एस्पिरेंट्स एटलीस्ट उनका एक कोई हॉबी है जिसको करने से उनको खुशी मिलता है, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे टॉकिंग टू फ्रेंड्स हो, कुकिंग हो, रीडिंग हो बुक, कुछ भी ऐसा है, टॉकिंग टू देयर फैमिली, तो वो ब्रेक लेना ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ में ये भी हमें ध्यान में रखना है दैट नो फेस इज परमानेंट, है ना। तो आपका ये जो लो फेस ऑफ मोटिवेशन है इसको आपको दूर करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर ही है। एंड देन इफ यू आर वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम इन रिकूपिंग योरसेल्फ, अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका ही टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन है इसमें हम अपना इनर मोटिवेशन ड्राइव को कैसे जागरूक करना है उसको समझें। यू प्रायोरिटाइज योर स्ट्रेंथ एरियाज, आपके पॉजिटिव एरियाज, पॉजिटिव एनर्जी किस चीज़ से ड्राइव होती है उसको करें। आपके रूम में जहाँ आप पढ़ते हैं कोई मोटिवेशनल कोट या कोई मोटिवेशनल स्पीकर जिसको आप फॉलो करते हैं, कोई मेंटर है, उनसे बात कीजिए, है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एडिक्वेट ब्रेक्स, क्योंकि जैसे एग्जाम का प्रोसीजर ही, तैयारी का प्रोसेस बहुत लंबा है, तो एडिक्वेट ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीच बीच में। तो अचीवेबल यूनिट्स, जो मैंने पहले बात बोली कि अपना टारगेट को अचीवेबल बनाइए, है ना, उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उसको यूनिट वाइज उसको ब्रेक कीजिए। एंड देन टेक एडिक्वेट ब्रेक्स, स्टे काम, स्टे मोटिवेटेड एंड स्पेंड टाइम इन वट एवर मेक्स यू फील हैप्पी। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है उसको ज़रूर करिए। एंड सकारात्मक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बिल्कुल समझिए कि ये है आज की तैयारी। मैं यहाँ पे रीइटरेट करना चाहूंगी कि हमारा जो प्रेशर है वो पढ़ाई का, तैयारी करके क्लियर करने का, वो फिर भी कम है जब हम नौकरी में आते हैं, जब हम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। तो इतना डिफरेंट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना होता है। एक डायनामिक पैराफर्नेलिया है जिसमें मीडिया है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके खुद के कलीग्स हैं, जुडिशरी है, सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, सोशल मीडिया है, तो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया तो आपकी एक भी वेरी कॉशियस,
वेरी इन्फॉर्म्ड और एक मोरालिटी के साथ में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सिविल सर्वेंट के लिए। तो आई थिंक क्लियर करना इज स्टिल ईजियर एज कम्पेयर टू जिस पर्पज से आप आए हो इस सर्विस में, द एम, द रीज़न फॉर विच यू हैव कम इन टू सिविल सर्विसेज, एंड देन उस पर्पज को अचीव करते हुए जीवन में आगे बढ़ना, ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है विच लाइफ विल ओनली टीच यू। आपके खुद के एक्सपीरियंस, आपका खुद का जो मेच्योरिटी है जो सर्विस में काम करने से आएगा, वही आपको आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करेगा और आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। हम जब स्कूल्स में हम होते हैं तो हम एक ड्रीम देखना शुरू कर देते हैं किसी न किसी को फॉलो करके, और जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं स्कूल डेज में, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? मेरा हमेशा से ये मानना है कि इस एग्जाम की तैयारी बहुत पहले शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको फिर एक्चुअल तैयारी के लिए स्ट्रेंथ की, अपने एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा ना हो कि फिर आप ना दे पाए, है ना। तो इसलिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप अपना स्कूल का टाइम अगर यूज करना ही चाहते हैं तो यू कैन एट द बेस्ट यू कैन रीड सम एनसीईआरटी, कोई प्रिपरेटरी, ताकि आपका एक बेस तैयार हो। 6 से 12 एनसीईआरटी रिकमेंड की जाती है। यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन और थोड़ा करंट अफेयर्स, ताकि एक ओरिएंटेशन डेवलप हो। बट उसके बियॉन्ड आई थिंक स्कूल में बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल में ऑलरेडी इतना चीज़ें हैं। यू शुड एंजॉय द चाइल्डहुड, आई मीन यू हैव टू बी सीरियस अबाउट लाइफ, दैट इज ओके, बट और इतनी चीज़ें हैं स्कूलिंग में, तो बहुत कुछ सीखता है एक स्टूडेंट। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्ट लेना है, तो टाइम भी उतना नहीं होता है। बट फिर भी अगर ओरिएंटेशन है कि हमें सिविल्स में जाना ही है और ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद हमें एग्जाम देना है, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट ट्राइंग विद योर एनसीईआरटीज एंड जनरल स्टडीज, जीके, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। मैम, अभी आपने कहा कि प्रिपरेशन में जो प्रेशर और स्ट्रेस फील करते हैं, उससे ज़्यादा प्रेशर आपको नौकरी के बाद आएगी जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में या यूपीएससी के किसी भी डिपार्टमेंट में आप आ जाते हैं। आपने 13 साल से ज़्यादा अभी आपका अनुभव रहा है गवर्नमेंट के साथ काम करने का विद इन अथॉरिटी, और आपने 3-4 साल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है। सो व्हेन यू कंपेयर बोथ एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट में काम किया और एज अ प्राइवेट फर्म में जो आपने काम किया, क्या डिफरेंस पाते हैं आप? आपने चैलेंजेस की और जो बात की है, जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हैंडल करने के लिए क्या टेक्निक अपनाते हैं? देखिए, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ही क्लियर है कि प्राइवेट सेक्टर एक संस्था, वो प्राइवेट गोल्स के लिए काम करती है ना। उनकी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स हैं। अगर वो कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसका टारगेट ये होगा, मंथली टारगेट, कि मेरा टर्नओवर इतना हो जाए, मैं इस रीजन में एक्सपैंड करूं। और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे कि वो सीएसआर एक्टिविटीज़ में, जो सोसाइटी के लिए अगर उनका नेबरहुड के लिए या ऐसा कुछ जिम्मेवारी है, तो दे वी हैव सीएसआर गाइडलाइंस, कंपनीज एक्ट में दिया है, वो करते हैं। लेकिन जो ओरिएंटेशन गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट नेवर वर्क्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग मनी। गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर प्योरली पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो सिटीजन सर्विस डिलीवरी के लिए जो भी मायने हैं, जो भी काम करने की आवश्यकता है, वो किए जाते हैं एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। एंड हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस आर मच हायर एंड मच बिगर इन द गवर्नमेंट सेक्टर। ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, बट गवर्नमेंट में क्या है कि यू आर एट वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन। तो मतलब आप एग्जाम क्लियर करके ही, ट्रेनिंग आपकी 1 साल रहेगी, ट्रेनिंग के बाद में आपकी फर्स्ट पोस्टिंग हो जाएगी एज एसडीएम, या आप एडिशनल एसपी या असिस्टेंट कलेक्टर, इस तरीके से आप लगते हो। तो उसमें क्या है कि आप एक सब डिवीजन के इंचार्ज हो गए। तो सब डिवीजन में कुछ भी हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है, रेवेन्यू है, राशन, एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिविल सप्लाईज, बिजली, सिंचाई, एग्रीकल्चर, बेसिकली सारे विभाग आपके अंडर आ गए और आपकी जिम्मेवारी सबको लेके है ना। तो वो जिम्मेवारी इन एनी अदर प्रोफेशन। और साथ ही साथ में एक बात और भी हमें सोचनी चाहिए कि जो पैराफर्नेलिया है, जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस भी हैं, जिसमें मीडिया, जुडिशरी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी
और जो आम जनता है, जो सिटीजन है, जिनके लिए हमें काम करना है, तो उन तक कनेक्ट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So this way, the way governance is now transforming, and we need to become more reforms oriented. We need to have more government to citizen and citizen to government connect. I think that is the need of the hour. And हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 वी हैव सीन हाउ डिजिटल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन, हाउ थिंग्स आर कमिंग ऑनलाइन, ई ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स. तो ये सब जो है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो नीड्स टू कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एंड अडेप्टिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी फॉर विच इट इज वर्किंग विद. मैम, अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा आखिरी सवाल है आप मेरा, कि अगर आपकी 3 रीजंस फॉर सक्सेस, 3 की फॉर सक्सेस अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होंगे? और जो लोग युवा हैं हमारे देश के, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रही हैं, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया है और अभी भी आप रेजिडेंट कमिश्नर हैं, तो यंग लोग जो यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं भी हैं लेकिन वो अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? आपने मेरे से 3 कीज के बारे में पूछा. एक्चुअली मैं हमेशा 4 पीस बोलती हूँ, चाहे वो एस्पिरेंट हो, चाहे वो लाइफ को लेके मोटिवेशन हो. 4 पीस मैं बोलती हूँ कि ये 4 पीस हमें हमेशा अपने जहन में, ध्यान में रखने चाहिए, जो कि लाइफ में हमें एक्सेल करने के लिए हमेशा मदद करता है. एंड इट्स एन एक्रोनिम विच आई यूज फॉर पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक. आई वुड रिपीट: पैशन, जुनून किसी चीज का आपको पाने के लिए होना चाहिए. पेशेंस जरूरी है, क्योंकि ये हो सकता है कि वो चीज़ आपको पहले अटेम्प्ट में ना मिले. परसिवरेंस इसलिए ज़रूरी है कि आपको एफर्ट्स करते रहना है. एंड विद अ पॉजिटिव आउटलुक, यू हैव टू हैव योर सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट येस, आई एम गोइंग टू वर्क फॉर इट एंड आई एम गोइंग टू अचीव इट, आई एम गोइंग टू अटेन दिस. तो ये स्पेशली ये जो 4 पीस हैं, ये मेरा अगर कोई जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2008 में, तब जो मैगजीन में इंटरव्यू पढ़ा था, तब भी मैंने ये बात बोली, और आज भी मैं कहीं मेरे को मौका मिलता है मैं ये बात हमेशा रिपीट करती हूँ. बिकॉज दिस इज, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द क्लैरिटी इन योर माइंड दैट व्हाट इज इट दैट यू वांट. आपको क्या चाहिए, आपको क्या बनना है, और आपको क्यों चाहिए, व्हाई, क्यों बनना है, एंड देन हाउ, कैसे अचीव करेंगे. तो व्हाट, व्हाई एंड हाउ, these 3 things should be very clear in anybody's mind, not only an IAS aspirant, not only for anybody who wants to become a doctor, any journalist. आपको जर्नलिस्ट क्यों बनना है, आपको टीचर क्यों बनना है, आपको प्रोफेसर क्यों बनना है, क्या रीजन है, और देन योर एक्शन प्लान, है ना, कि आप वहां तक कैसे पहुंचोगे. आपको अगले 3 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो. कई बार ये होता है कि यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज. दैट इज परफेक्टली ओके, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, बट योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, योर ओन एफर्ट्स डेफिनेटली वो क्लैरिटी लेके आते हैं. तो मेरी युवाओं से यही मेरी अपील है कि अपने हौसलों पे ज़रूर आप विश्वास रखिए. नथिंग इज अनअचीवेबल, है ना. कुछ ना कुछ ये ज़रूर है कि आपको हो सकता है वो आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं, वो एक्स के माध्यम से नहीं मिल रहा है, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट एन ऑल्टरनेटिव, तो वो वाई के माध्यम से मिलेगा, है ना, एक दूसरे तरीके से मिलेगा. सो दैट ऑल्टरनेटिव पाथ यू हैव टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ एंड देन फोकस ऑन दैट. आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपका फोकस, आपका हार्ड वर्क, इसका रिप्लेसमेंट नहीं है. आई नेवर अप्रिशिएट एनीबडी सेइंग कि यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क. सो व्हाट इज स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क इज बेसिकली कि यू नीड टू नो कि आपको क्या करने से आपको सक्सेस मिल रही है, वही तो स्मार्ट वर्क है ना. और उसको जानने के लिए भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. कोई आपको ऊपर से तो कोई किसी ने बता भी दिया, बट देन दैट विल नॉट बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. सो बेसिकली यू हैव टू develop your own understanding, you have to develop your own potential and capability and belief in your hard work and efforts. And last point, youth के लिए मेरा एक अपील है as an administrator कि whatever career profession you choose, try and contribute towards nation building. हम अपने देश के लिए, हम अपने समाज के लिए, चाहे हम इंडिया में रहें चाहे हम बाहर रहें, क्या कर सकते हैं वो हमें ज़रूर सोचना चाहिए. और ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करोगे तभी आप लोगों को हेल्प करोगे. इन योर नेबरहुड ऑल्सो यू कैन हेल्प एनीबडी, एनी डोमेस्टिक वर्कर. आपके स्कूल में आप काम करते हैं, वहाँ कोई गरीब है, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है. तो ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं ये डेफिनेटली आगे आके आपको
आपको खुद ही अच्छा फील कराएंगे कि येस आई हैव बीन एबल टू help that particular person, he or she needed my help and then I have been able to help that particular person. I think these things are very important and मुझे वही लगता है कि हमारे अगर एफर्ट्स जेन्युइन है तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। हाँ, ये हो सकता है सक्सेस ए फॉर्म में ना मिले, लेकिन सक्सेस दूसरे फॉर्म में ज़रूर मिलेगी। आपने 4 4 P की बात की, आपने बोला कि पैशन बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, प्रिजर्वेंस होना चाहिए और पॉजिटिव आउटलुक। फिर आपने कहा कि व्हाट, क्या करना है आपको, कैसे करेंगे, हाउ एंड किस कब तक करना चाहते हैं। और आपने ये बहुत अच्छी बात बोली बाद में कि सक्सेस हो सकता है आपको ए के फॉर्म में ना मिले, बी के फॉर्म में मिलेगी, लेकिन सक्सेस मिलेगी जरूर अगर आप मेहनत करते हैं। और हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड लाइक टू थैंक यू मैम फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट कि आपने इतना समय दिया और इतना खुल करके बात किया। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, दिल एटलीस्ट गेट एन आइडिया फॉर यूपीएससी, आपके बारे में और कैसे वो पॉजिटिव रह सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक लास्ट में एक कोट स्वामी विवेकानंद जी का जस्ट इट केम टू माय माइंड व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन टू ऑल द यंग एस्पिरेंट्स जो भी व्यूअर्स हैं, कि ऑल यंग, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला that all power is within you and you can do everything and anything. You can do everything and anything and believe in that and achieve your goals. तो स्वामी विवेकानंद जी ने कई दशक पहले कि कई सालों पहले जब ये बात बोली कि ऑल पावर इज विद इन यू, तो वो बात आज भी रेलेवेंट है। अपने ऊपर अपने हौसलों पे विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत कीजिए और जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है, अंडरलाइन एक बात है, दैट वी ऑल शुड बी हैप्पी, स्टे हैप्पी। अगर आप किसी काम को करके खुश नहीं हैं तो वो सब बेकार है। स्टे हैप्पी, गिव अटेंशन टू योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने मुझे इस इंटरव्यू में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल द व्यूअर्स एंड द टीम। थैंक यू सो मच। यू।